नमस्कार बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा का क्षितिज भाग 2 का 12वां चैप्टर कराने जा रही है, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। ये जो लखनवी अंदाज है, इसको लिखा है श्री यशपाल जी ने। सबसे पहले मैं आपको इनके जीवन से आपका परिचय करा दूं, यानी कि आपको इनका जीवन परिचय बता दूं कि इन्होंने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये यशपाल जी हैं, इनकी गणना आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकारों में की जाती है। वे लेखक के साथ साथ क्रांतिकारी भी थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब राज्य फिरोजपुर छावनी में एक खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता हीरालाल एक साधारण कारोबारी थे। इनकी माता प्रेमा देवी अनाथालय के एक स्कूल में अध्यापिका थी। इनके पिता का ध्यान परिवार की तरफ कम रहता था। ऐसे में इनकी माता अपने बेटों धर्मपाल और यशपाल की शिक्षा के प्रति अधिक सजग थी। विद्यार्थी जीवन में ही इनका परिचय 2 प्रमुख क्रांतिकारियों सरदार भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। उनके संपर्क में आकर यशपाल जी क्रांतिकारी बन गए। मार्क्सवादियों के से परिचय होने के बाद वे मार्क्सवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित हुए। वे आर्थिक असमानता को अधिकांश समस्याओं का कारण मानते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण वे 6 वर्ष जेल में रहे। जेल से बाहर आने पर उन्होंने विप्लव नामक क्रांतिकारी पत्र निकाला। उन्हें भारत सरकार द्वारा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु वर्ष 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तथा तेरी मेरी उसकी बात पर उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त प्रदान किया गया। इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। इनकी रचनाओं में अधिकतर कहानियाँ, निबंध, उपन्यास हैं, और जो उपन्यास हैं उनके नाम हैं देशद्रोही, दादा कामरेड, झूठा सच, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बात, अमिता और दिव्या। इनकी कुछ कहानी संग्रह हैं जो इस प्रकार से हैं: पराया सुख, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, पराया सुख, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, धर्म युद्ध, वादुलिया, उत्तराधिकारी, सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा है कि मैं सुंदर हूँ आदि। इनके कुछ निबंध संग्रह भी हैं जो इस प्रकार से हैं: न्याय का संघर्ष और चक्कर क्लब आदि। इनकी साहित्यिक विशेषताएं भी हैं। यशपाल जी मार्क्सवाद और फ्रायड के विचारों से प्रभावित थे। इसका प्रभाव उनकी रचनाओं पर देखा जा सकता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण, समाज तथा उच्च वर्ग पर तीखे व्यंग, सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों पर तीखे व्यंग उनके प्रिय विषय हैं। उनकी रचनाओं में जीवन का यथार्थ और वास्तविक चित्रण मिलता है। इनकी जो भाषा शैली है वो तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी तथा अन्य आगत शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा व्यवहारिक और सुबोध है। इनके वाक्यों में जटिलता नहीं बल्कि स्वाभाविकता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में विवरणात्मक वर्णन और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब जो ये लखनवी अंदाज पाठ है, इसका सारांश थोड़ा सा आपको समझा दे रही हूँ, फिर हम पाठ को पढ़ेंगे। इसके सारांश में ये रहेगा कि जो ये लखनवी अंदाज कहानी में जो कहानीकार हैं, वे उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। लेखक यह बताना चाहता है कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लेखक ने किया सेकंड दर्जे की जो लेखक है, लेखक को अधिक दूर तक यात्रा नहीं करनी थी, इसलिए उसने आराम से यात्रा करने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। उसने सोचा कि इस तरह वह भीड़ से बच जाएगा और खिड़की के प्राकृतिक दृश्य का आनंद उठा सकेगा। गाड़ी छूटने के लिए तैयार थी। लेखक सेकंड क्लास से पहले ही पालथी मारे बैठे थे। उसके सामने बिछे तौलिए पर
जो है 2 खीरे रखे थे। यूँ अचानक डब्बे में आ जाने से नवाब साहब की आंखों में असंतोष भर गया। शायद वे चाहते थे कि उन्हें खीरा खाते कोई न देखे। नवाब साहब और लेखक दोनों एक दूसरे के प्रति उत्साह नहीं दिखाया। खाली बैठकर कल्पना करना लेखक की पुरानी आदत है। उसने सोचा कि नवाब साहब से भी अकेले में यात्रा करने और किफ़ायत से विचार करने से सेकंड क्लास का टिकट लेने का विचार बनाया होगा, और अब यह नहीं चाहते थे कि कोई और उन्हें सेकंड क्लास में यात्रा करते देखे। अकेले में वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, पर किसी और के सामने खीरे कैसे खाएं? नवाब साहब थोड़ी देर तक खिड़की से बाहर देखते रहे, फिर लेखक से खीरे के लिए पूछा, जिसे लेखक ने विनम्रपूर्वक मना कर दिया। नवाब साहब से ने कुछ देर खिड़की से बाहर देखकर तौलिया बिछाया, सीट के नीचे से लोटा निकालकर खीरों को धोया, उसके सिरों को काटकर उनका झाग निकाला और छीलकर उनकी फांकों को करीने से सजाते गए। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ नमक और लाल मिर्च की पुड़िया भी देते हैं। नवाब साहब ने उन खीरों की फांकों पर लाल मिर्च और नमक छिड़का, और इस प्रक्रिया में वे रसास्वादन की कल्पना से आप्लावित हो गई। लेखक सोच रहा था कि रईस बनने वाले नवाब अब अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नमक मिर्च छिड़क जाने से ताजे खीरे की फांकों पर पानी उभरने लगा, और इसी बीच नवाब साहब ने लेखक से पुनः खाने का आग्रह किया, पर लेखक मना कर चुका था। अब आत्मसम्मान का प्रश्न उसके सामने था, इसलिए उसने मैदा कमज़ोर होने की बात कहकर खीरा खाने से मना कर दिया। नवाब साहब ने ललचाई आंखों से खीरे की फांकों को देखा। खिड़की से बाहर देखकर उन्हें गहरी सांस ली। एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, सूंघा, आनंदित हुए, मुंह में आए पानी को गले से नीचे उतारा और फांक को बाहर छोड़ दिया। फिर वे एक एक करके फांके बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को फेंककर हाथ मुंह पोंछा, लेखक की ओर गर्व से देखा, मानो खीरे का नवाबी तरीका समझा रहे हों। फिर वे इस तैयारी में इस्तेमाल से उत्पन्न थकान मिटाने के लिए लेट गए। लेखक देख रहा था कि खीरा खाने का यह नया तरीका उसकी सुगंध और स्वाद की कल्पना को सूक्ष्म तरीका भले ही कहा जा सकता है, पर इससे उदर तृप्ति नहीं हो सकती। तभी लेखक ने नवाब साहब के डकारने की आवाज़ सुनी। यह देख लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उसने सोचा कि यदि लेखक खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भरा जा सकता है, तो घटना, विचार और पात्रों के बिना नई कहानी भी लिखी जा सकती है। अब पाठ को रीड आउट करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कि इसका सारांश क्या है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। मुफस्सिल का अर्थ होता है नगर के आसपास के छोटे छोटे शहरों तक जाने वाली रेलगाड़ी। ठीक है, मुफस्सिल पैसेंजर ट्रेन, इसका क्या होता है? मुफस्सिल का होता है कि एक नगर है, उसके आसपास के जो छोटे छोटे गांव, ये शहर, ये जो कस्बे हैं, उसका एरिया जो होता है उसको मुफस्सिल कहा जाता है। ठीक है, तो पुकार रही थी यानी कि चलने को वो रेलगाड़ी जो है वो तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यहाँ पर लेखक का जिक्र है कि लेखक ने जो है सेकंड क्लास का टिकट लिया है ताकि वो आराम से बैठकर अपनी किसी रचना का निर्माण कर सके। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डब्बा निर्जन था। निर्जन मीन्स खाली था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश का अर्थ होता है सफ़ेद कपड़े पहने हुए सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे।
सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी कि वो चाहते थे आराम से एकांत में बैठना, लेकिन जब लेखक डब्बे में गए तो उनको असंकोच या असंतोष जो है हुआ। हो सकता है वह यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी कि वो एक्साइटेड नहीं हुए कि मेरे डब्बे में कोई व्यक्ति आया है। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से 2nd क्लास का डिब्बा खरीद लिया हो। अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझोले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए, मंझले दर्जे का मतलब निम्न दर्जे का, मध्यम वर्ग का, ठीक है, जिसको हम 2nd क्लास भी कहते हैं। अकेले सफ़र करने का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे गए होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों का मतलब तीखी नज़रों से, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर बैठकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लथेड़ना मतलब लपेट लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। किबला शौक फरमाइए का अर्थ होता है जिसे हम बोलते हैं कि भगवान आपको ज़्यादा दे, नहीं थैंक यू, आप ही खाइए। इस तरह के जो हैं हम जवाब देते हैं, नहीं थैंक्स वेरी मच। तो इसलिए जो उर्दू हमारी फ़ारसी भाषा है या जो नवाबी भाषा है उसमें बोला जाता है कि शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। देखो, जब हम भी अपने घर में या खीरा काटते हैं तो सबसे पहले उसका ऊपरी हिस्सा काट के उसको आपस में मसलते हैं ताकि उनकी जो झाग जो है वो या जो कसैलापन है वो निकल जाए। तो यही काम जो है नवाब साहब ने भी किया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से यानी अच्छे तरीके से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि अब प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। देखो, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा यानी कि खीरे काटने का तरीका और उसके एक्सप्रेशन, भाव भंगिमा मतलब एक्सप्रेशन, किस तरह से वो खीरा काट रहे हैं, नमक मिर्च बुरक रहे हैं उस पर। और जब उन्होंने खीरे के ऊपर नमक डाला तो उसका स्वाद उनके मुंह में आ रहा था और उनका जो मन जो है उसको खाने को हो रहा था और उसके जबड़े जो हैं स्फुरण से स्पष्ट था, यानी कि वो अपने मुंह को थोड़ा बहुत कुछ चला रहे थे ताकि पता दिख सके, जिससे दिख रहा था कि उनका मुंह जो है इसको खाने के लिए लालायित है। और मुंह खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। ठीक है, यानी कि खीरा किस प्रकार से खाया जाए, उसका स्वाद उसके मुंह में किस प्रकार से होगा, तो वो सारी चीज़ें उसके चेहरे पर दिख रही थी।
हमने कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं, यानी कि वो अपना रईसीपन दिखाना चाहते थे। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा। बल्ला, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, यानी कि क्वालिटी यहाँ पर खीरे की बताई गई कि कौन सा खीरा है, बालम खीरा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। ठीक है, तलब का मतलब होता है कि नीड, ठीक है, या खाने की इच्छा। मैदा भी ज़रा कमज़ोर सा है। मैदा यहाँ पर पेट या हाजमा से लिया जा सकता है। किबला शौक़ फरमाइए, आप ही खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण यानी कि लालच भरी आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास मतलब लंबी सांस ली। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गई। फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन पर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सर खम कर लेना पड़ा। देखो, तस्लीम में सर खम कर लेना मतलब उनकी इज्जत में जो है हमें अपने सर को झुका लेना पड़ा या नज़रें फेर लेनी पड़ी। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, यानी कि उन्होंने खीरा खाया नहीं, लेकिन खाने का नाटक किया और उन खीरों को खिड़की से बाहर फेंक दिया और लेट गए आराम से। और कुछ देर के बाद जो है उनके मुंह से जो है डकार के शब्द सुनाई दिए और ऐसा लग रहा था जैसे खीरा खाकर उनका पेट भर गया है। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है, लेकिन शकील नामुराद मैदे पर बोझ डालता है। ठीक है, लजीज में स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे यानी कि पेट पर जो है वो बोझ डालता है, हाजमे पर बोझ डालता है। कहा जाता है कि खीरा जो है देर से पचता है, खाने में स्वादिष्ट होता है लेकिन देर से पचता है। और ये भी सुना है कि हमें जो है खीरे को शाम के समय या रात के समय नहीं खाना चाहिए, या तो उसको सुबह खाओ या फिर दोपहर में सलाद में खाओ। ये खाने में वाकई जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि खीरा खाने में जो है हैवी होता है, देर से पचता है, तो इसको रात को नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि नामुराद मैदे पर बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यानी कि अगर कोई चीज़ हमने खाई नहीं है, खीरा हमने खाया नहीं है, उसका सुगंध ली, उसका स्वाद लिया और उससे ही हमारा जो है वो पेट भर गया है, तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि बिना किसी विचार के, बिना किसी घटना के, बिना किसी पात्र के लेखक अपनी एक नई रचना लिख सकता है, या कोई भी लेखक अपनी नई रचना का निर्माण कर सकता है। इसके जो हैं
कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे देखिए मुफस्सिल यानी कि केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, यानी कि शहर बीच में है और चारों तरफ उसके गांव हैं, तो उसको मुफस्सिल कहा जाएगा। सफ़ेद पोश यानी कि भद्र व्यक्ति, जैसे भद्र व्यक्ति जो अच्छे कपड़े पहनता है, साफ़ सुथरे सफ़ेद रंग के। ठीक है। किफ़ायत, किफ़ायत का अर्थ होता है मितव्ययिता, जो ज़्यादा खर्च ना करे या समझदारी से उपयोग करने वाला। ठीक है। उसके बाद है आदाब अर्ज़, यानी कि ये अभिवादन करने का एक ढंग है, जैसे हम नमस्कार कहते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, ऐसे ही आदाब अर्ज़ का मतलब है एक तरह का अभिवादन। गुमान, गुमान का अर्थ होता है भ्रम। ठीक है। उसके बाद है एहतियात, एहतियात मतलब सावधानी बरतना। बुरक देना मतलब छिड़क देना। स्फुरण यानी कि फड़फड़ाना या हिलना। प्लावित यानी कि पानी भर जाना, मुंह प्लावित हो गया यानी कि उसके मुंह में पानी आ गया। पनियाती यानी रसीली। पनियाती का अर्थ होता है कि जो पानी से सराबोर हो, जैसे खीरे के ऊपर हम पानी नमक छिड़क देते हैं तो वो पानी से थोड़ी पनियाती हो जाती है, यानी पानी उस पर आ जाता है। तो मैदा का मतलब होता है अमाशय। तस्लीम यानी कि सम्मान में। सिर खम करना यानी कि सिर को झुका लेना। तहजीब शिष्टता कहलाती है। नफासत यानी कि स्वच्छता। नज़ाकत यानी कि कोमलता। नफीस, ये सारे जो शब्द हैं वो फ़ारसी के शब्द हैं, उर्दू फ़ारसी के शब्द हैं। नवाब वगैरह जो होते हैं वो उर्दू फ़ारसी का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है। नफीस का अर्थ होता है बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि परफेक्ट। सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो या फिर अमूर्त। सकील यानी कि आसानी से ना पचने वाला। ठीक है बेटा, अब आप जो है इसको अपनी नोटबुक में बुक में इसको अच्छे से पढ़ लीजिए चैप्टर को, और जितने भी इसके जो ये शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हैं, अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।